गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूआईएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग, जैसा कि हमने पिछले क्लास में कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ा था, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर में पीढ़ियां पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, कि कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी, दूसरी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी थी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, है ना। 5 पीढ़ियां हमको पढ़ने होते हैं। तो किस पीढ़ी में किस तरह का इंस्ट्रूमेंट या बोल सकते हैं किस तरह के चिप या किस तरह के ट्यूब प्रयोग किए जाते थे, इस आधार पर भी बांट सकते हो। और दूसरा आधार होता है समय, कि पहली पीढ़ी कब से कब तक के कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं, कब से कब तक के कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। तो ऐसे कब से कब तक के कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं, और वैसे ही कब से कब तक के कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं, और कब से कब तक के वर्तमान तो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है ना। तो ऐसे आप बांट सकते हो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए कंप्यूटर की पीढ़ियों में कि फ्लॉप्स जो होता है इसका पूर्ण रूप क्या है ना। इसके साथ साथ आप जो है आज 2-3 का और बताएंगे। एक तो हो गया FTP, इसका भी आपको बताना होगा। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है फ्लॉप्स का, लेकिन अगर उसके जगह पे FTP आ जाए या FDM आ जाए तो आंसर क्या लेंगे? ठीक है, तो पहले आप इसका आंसर बताइए, उसके बाद ये दोनों का हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। और बताओ भाई ऑनलाइन वालों, क्या हाल चाल है? सही आंसर बता। देखो पहला क्वेश्चन है, सही आंसर बताना है आप लोगों को, है ना। मैं तो ठीक हूँ। कैसे हैं आप, पूछ रहे हो आप लोग? आप लोग भी मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, तैयारी में बिल्कुल बने हो गए, है ना। और जोरदार तैयारी कर रहे होगे, क्योंकि चुनाव के बाद जो आपको एग्जाम देने मिलेगा, है ना, काफी सारे एग्जाम जो है आप दोगे, तो किसी ना किसी एक तो लेना है पोस्ट, है ना। तो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप सभी, ठीक। और सब बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। तो इस प्रश्न का उत्तर है फ्लोटिंग। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है, फ्लॉप्स को इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं फ्लॉप्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग भी सही बता रहे थे, मतलब जितने लोग भी ए ऑप्शन बोल रहे थे, आप सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, FTP, बहुत बढ़िया, क्या नाम है? श्रवी गौर और चंचल निषाद, है ना। 2 लोगों का आंसर सही आया, बिल्कुल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और वैसे ही FDM, अब इसको जो बता देना वो आज का सिकंदर है भाई, आज के क्लास का। इस प्रश्न का उत्तर जो दे देगा तो वो आज के क्लास का सिकंदर है। तो आप में से कौन सिकंदर है बताएंगे, अब देखते हैं, ठीक है। बाल मानव विज्ञान का क्लास लेके आए, चलिए। आपका जो सजेशन है उसको बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, और कोशिश किया जाएगा कि नेक्स्ट क्लास जो है बाल मनोविज्ञान की हो आपकी, ठीक है। वैसे अभी 2-3 दिन से आप लोगों को क्लासेस मिल रही थी। हॉस्टल वार्डन और शिक्षक भर्ती का जो हमने फ्री क्रैश कोर्स चालू किया है गांधी चौक बिलासपुर वाले ब्रांच में, तो उसमें भी आप अभी भी आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। उसके 2-3 क्लासेस आपको दिख गई होंगी कि किस तरह से तैयारी कराया जा रहा है। यूट्यूब में हमने 2-3 क्लास दिया है। हाँ, FDM का फुल फॉर्म, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स जो है अवेलेबल है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसका फुल फॉर्म रहेगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो इसको नोट कर लेंगे। तो वैसे तो मैंने 2 प्रश्न पूछे, एक आसान था और एक थोड़ा टफ था, इसका आंसर कोई नहीं दे पाया। आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे न बने वो आप क्या करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहक व व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम, देखिए
आज आप कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे या कोई सर्विस लेते हैं, जैसे यूआईएस एकेडमी का मोबाइल ऐप हो, आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं, अगर आपको कोई सामान लेना है अमेजन फ्लिपकार्ट से या साहू बुक डिपो के ऐप से आप बुक ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, या आप सर्विस ले रहे हैं जैसे यूआईएस एकेडमी का मोबाइल ऐप है वहां से, तो इन आपके और हमारे बीच में माध्यम क्या है? ई कॉमर्स का, ठीक है। ठीक, तो वो है इंटरनेट। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। इसका आंसर क्या होगा? इंटरनेट। अब आप मेरे को ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया और कब किया? देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम शॉपिंग करते हैं ना, आज करते हैं कि नहीं बताइए? आप सभी करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया? आविष्कार पूछ रहा हूं मैं आपसे। दूसरा चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कब से शुरू हुआ? ठीक है, बताएंगे? हाँ, माइकल एल्ड्रिक, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका, बहुत बढ़िया, माइकल एल्ड्रिक। दूसरा दूसरा चीज क्या है जी? कब? 1979, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, सही आंसर। तो आप अगर बात करें, हम किसकी बात करें, आविष्कार किसने किया, तो सब के सब इसको नोट कर लेंगे, माइकल एल्ड्रिक। और आपको नहीं पता था इसलिए आपको नोट करना है। और इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार कब किया इन्होंने? 1979 में, है ना। एल्ड्रिक या एल्ड्रिच भी बोला जाता है, आप एल्ड्रिक लिख सकते हो या इसको एल्ड्रिच भी लिख सकते हो, ठीक है। अब वो जान रहे हो, इंग्लिश से हिंदी जो नाम कन्वर्ट होते हैं उसमें च और का जो है एक जैसा लगता है, इसलिए माइकल एल्ड्रिच या माइकल एल्ड्रिक, इन्होंने 1979 में, कब? 1979 में क्या किया? तो 1979 में इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग जो है इसका आविष्कार किया, ठीक है। और इसी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग हम सबसे ज्यादा किससे करते हैं? तो एक तो हो गया अमेजन, दूसरा हो गया ईबे, है ना। इन दोनों की शुरुआत कब से हुई? सबके सभी को आंसर देना है कि इन दोनों की शुरुआत कब से हुई, इस ऑनलाइन वेबसाइट की शुरुआत कब से हुई? भाई बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। अमेजन और ईबे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का शुरुआत 1955 में किया गया। जिसको जिसको नहीं पता था नोट कर लीजिए। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को आने में अब थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तब तक आपसे मैं एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। आप ये बताइए कि कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है ना। कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही होते हैं, ठीक है। कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी के सभी, है ना। और लास्ट तक बने रहेंगे। अगर कंप्यूटर की पीढ़ियों का टॉपिक आज आपको कवर करना है तो आज आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तब जाके ये कवर होगा, ठीक है। सबके सबको बने रहना है। कंप्यूटर की पीढ़ियां, और आप लोगों से मतलब आप लोग जो भी ये क्वेश्चन हो गया। ग्राहक व व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम क्या है? इंटरनेट है। एआई, है ना। थर्ड क्वेश्चन हमको देखना था एआई का पूरा नाम, ठीक है। एआई का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन हमको देखना था, ठीक है। हाँ, आंसर जॉन मैकार्थी, ठीक है। जॉन मैकार्थी जो है वो कृत्रिम बुद्धि के जनक कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका ये है कि बताइए एआई का पूरा नाम क्या होता है।
सबके सबको आंसर देना है, जल्दी से देखेंगे। ए, बहुत बढ़िया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के क्या काम है? सीपीयू के केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई है ना, समझ रहे हो? सीपीयू का हिंदी में तो नाम थोड़ा खतरनाक है। सीपीयू के काम खाली स्थान है। अंक गणितीय परिकलन, वाह। दो राशियों के मानों की तुलना, वाह। कृत्रिम स्मृति में वांछित डाटा की खोज करना, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो चौथा आपके सामने है क्वेश्चन, ठीक है, बताएंगे। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के मुख्य काम, सी, और बोलो जी क्या होगा? ए, बी, सी, वाह। ए बोलने वाले गलत, बी बोलने वाले गलत, सी बोलने वाले गलत। सीपीयू का काम इनमें से कोई नहीं है। सीपीयू एक्चुअल में क्या करता है? तो आप थ्योरी क्लासेस याद करो जो मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया। इनपुट से जो डेटा आता है सीपीयू के पास, उसको क्या करता है सीपीयू? प्रोसेस करता है। सीपीयू का काम है प्रोसेस करना। यहां पर कहीं भी प्रोसेस जैसा नहीं दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब लिखा ही नहीं है तो ऐसे ही क्वेश्चनों में तो आप गलत करके आते हो। प्रोसेस करना, प्रोसेस होना जरूरी है। दूसरा, जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर को छू के तो नहीं देख सकते ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सामंजस्य बैठाना। तीसरा, क्रम, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी प्रक्रिया हो रही है, वो क्रम से होना, सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस को फॉलो करना, ठीक है। सबका गलत हो गया। प्रोसेस, सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस है ना, मेन तो प्रोसेस ही है। प्रोसेस, सीक्वेंस, क्रम से, ठीक है। दूसरा, कंट्रोल करना, चीजों को नियंत्रित करना, है ना, कंट्रोल, है ना, या निर्देशित करना, डायरेक्शन देना बोलना हो सकता है। डायरेक्शन, डायरेक्ट करता है ना, डायरेक्शन। तो प्रोसेस, कंट्रोल, डायरेक्शन, ये 3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ठीक है, पीसीडी करके। ये सीपीयू का काम है, ठीक। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी होंगी? याद रखनी होंगी। चलो, तो आज जो है चौथे क्वेश्चन में उड़ गए आप लोग। पांचवें क्वेश्चन में उड़ना नहीं है। पांचवें क्वेश्चन में अब देखते हैं, जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट है वो इसका आंसर सही बताएगा, ये मेरे को पता है। ASCII, ASCII, इसका फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। मैं बता दूं कि ASCII एक स्टैंडर्ड डेटा ट्रांसमिशन कोड है। ये एक प्रकार का क्या है? एक स्टैंडर्ड डेटा ट्रांसमिशन कोड है। अब इस हिसाब से आप आंसर बताइए। मैक्सिमम लोगों के आंसर क्या है? ए आ रहे हैं। देखो, तुक्का तो नहीं मार रहे हो ना, सोच लो भाई। ऐसा मत बोलना कि तुक्का लगा दिए सर हम करके, ठीक है। और ऐसे देख लो 100-150 लोग लाइव ज्वाइन कर रहे हो, और लाइक देखो 50 तक नहीं पहुंचाया होता है, शर्म की बात है। अब बोलने पे ही लाइक करोगे यार, बताओ। नेक्स्ट क्लास देखना है कि नहीं इसका? तुक्का नहीं मार रहे, ठीक है। सही है फिर आपका आंसर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैंने बताया ना, ASCII क्या है? एक प्रकार का स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन कोड है, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा अच्छा लगा ना लाइक बढ़ा तो, ठीक। हाँ, चलो बढ़िया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हुआ। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य कौन स्थापित करता है? अभी मैंने आपको बताया, अभी थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है? इसमें भी उड़ेंगे आप सब, बढ़िया है। बढ़िया है, मजा आएगा।
डी। देखो जितने लोग मैक्सिमम लोग आंसर डी बोल रहे हैं गलत, और कुछ लोग इसका आंसर बी बोल रहे हैं बिल्कुल सही। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो ही क्या करता है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। जितने लोगों को भी डी लग रहा था यार ये कंट्रोल यूनिट ही तो इसको भी कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भी तो वही कंट्रोल यूनिट ही है कंट्रोल करने वाला, समझ रहे हो। तो सारी ये आंसर कैसे होगा जब इसको भी कंट्रोल यही कर रहा है, ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसको भी कंट्रोल यही कर रहा है, ठीक है। तो जब सभी चीजों को यही कंट्रोल कर रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर बी हो, ठीक है, ओनली कंट्रोल यूनिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड, सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था फ्लॉप्स के बारे में, आज पहला क्वेश्चन हमने किसका बनाया, फ्लॉप्स का। और फ्लॉप्स के क्वेश्चन में ही मैं आपको बता दूं कि फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट सबका आंसर सी आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। फ्लॉप्स ये जो है ना ये यूनिट है, और ये क्या करता है, ये सुपर कंप्यूटरों के साथ प्रोसेसिंग स्पीड को बताता है। अगर जैसे हम लोग स्पीड को किससे नापते हैं, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ठीक है, इससे नापते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर का अगर स्पीड नापना हो ना तो दिमाग में सेट रखना, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स से नापा जाता है ना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक। इसलिए सुपर कंप्यूटर जहां आया वहां पर गीगा हर्ट्ज सेकंड या मेगा हर्ट्ज नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्लॉप्स आएगा, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, सही आंसर। सबके सबको जुड़े रहना लास्ट क्वेश्चन तक, है ना, पूरा क्वेश्चन कवर करना है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसके कार्य पद्धति का सिद्धांत आपसे पूछ रहा है कि किस सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक पर काम करता है, मतलब गणना एवं तर्क पर काम करता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत गणना एवं तर्क होता है, बढ़िया। डिश का संबंध किससे है बताइए। डिश ये खाने वाला डिश नहीं है भाई, डिश टीवी सुने हो, डिश टीवी। अब सोचो वो डिश टीवी कैसे चलता होगा, है ना, ये सोचकर आपको आंसर देना है, वो डिश टीवी सोचकर आंसर देना है आपको, फिर बताना है कि डिश का संबंध किससे है, ठीक है। जितने लोग सीडी से बोल रहे हो, अबे डिश टीवी की बात कर रहा हूं, टीवी क्या सीडी से चलता है, मॉनिटर बोल रहे हो, कंप्यूटर बोल रहे हो, गलत। डिश का संबंध सैटेलाइट कनेक्शन से है, वो तब तो आपके पास आएगा जी चीजें, आप देख पाओगे। जो सेटअप बॉक्स होता है ना वो सैटेलाइट से क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है और उसको डिकोड करके टीवी तक पहुंचाता है। उड़ गए फिर, हाँ। अरे इतने दिन बाद आपसे मिलना हो रहा है, ऐसा रहता है ना डिश टीवी, ऐसा करके, ऐसे करके नहीं रहता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है डिश। इससे जो वायर है ना वो हमारे टीवी में आया हुआ है जी, या मॉनिटर में आया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है सैटेलाइट, इधर सैटेलाइट है आसमान में, ठीक है, ये ले रहा है सैटेलाइट से क्या कर रहा है, कनेक्शन ले रहा है, उसको डिकोड कर रहा है, ठीक है, डिकोड करके हमारे टीवी तक पहुंचाता है, सीधी सी बात है। कॉम्पैक्ट डिस्क बोल दिए, अबे ये डिश लिखा है डिश, अरे डिश टीवी, डिश डिश डिश, डिस्क नहीं लिखा है, ठीक से पढ़ो। सर आप कहाँ थे, चले आगे बढ़े।
आया मामला समझ में? कई बार कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बनता है। डिश मतलब डिश खाने वाला डिश सोचेगा, उसका तो आंसर गया। ठीक है, चलो आगे। बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? तो उसको Z1 कहा जाता है। मतलब आपको नहीं पता होगा तो इसको पता रखिएगा कि बिना प्रोग्रामिंग के जो मैकेनिकल कंप्यूटर होते हैं उनको Z1 कहा जाता है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, याद रखने लायक का क्वेश्चन है, तो याद रख लीजिएगा सीधा। ठीक है, क्या हो गया, डिश से बाहर नहीं निकल रहा। चलो एक क्वेश्चन और डिश को लेकर कि बताइए, अब डिश तो समझ में आ गया, सैटेलाइट से इसका कनेक्शन है। ठीक है, DTH का फुल फॉर्म क्या है, पहला चीज। दूसरा, डीडी, डीडी सुने हो, दूरदर्शन, डीडी दूरदर्शन। ठीक है, इस डीडी जो फ्री डिश होता है ना, ये जो डीडी है दूरदर्शन फ्री डिश, इसका प्रसारण कौन से उपग्रह के द्वारा किया जाता है? दो क्वेश्चन आपके सामने। DTH का फुल फॉर्म, हाँ वही है, वही डिश टीवी है जिसमें अच्छा अच्छा सीरियल चलता है। और हम लोग जो है, मतलब लड़की लोग, हम लोग नहीं, लड़के लोग तो देखते नहीं है सीरियल वीरियल से, मतलब नहीं लड़के लोगों को। और ये लड़की लोग दिन भर सीरियल देखते हैं और फिर उसी हिसाब से सीखते हैं कि कलेश कैसे करना है। समझ रहे हो? तो DTH का फुल फॉर्म बताओगे कोई? डायरेक्ट टू होम, बहुत बढ़िया, सही आंसर, डायरेक्ट टू होम। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूं, आप लोगों को नहीं पता होगा। GSAT-15, इस उपग्रह को याद कर लेना, GSAT-15। ठीक है, कभी टेक्नोलॉजी का क्लास अगर टर्न में आया तो टेक्नोलॉजी में पढ़ाएंगे आपको सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, तो ये सब आता है वो सब में, है ना। अभी कंप्यूटर के क्लास का एक क्वेश्चन है मात्र, पर सैटेलाइट में हर प्रकार के सैटेलाइट हमको देखने होते हैं। ठीक है, GSAT फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, सैट का मतलब सैटेलाइट होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। नेक्स्ट, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर Z1। इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, IC चिप सबसे पहले किसने किससे बनाई जाती है? चलो अच्छी बात है, किसने बनाई ये नहीं पूछा, खोज करता नहीं पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन। चलो फटाफट आंसर बता दो, सबके सब आंसर बता दो। हाँ बता दो फटाफट। सी, चलो बहुत बढ़िया, सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। आप मेरे को ये बताओ, बिना प्रोग्रामिंग के मैकेनिकल कंप्यूटर को सबसे पहले किसने बनाया? ठीक है, सबसे पहले इस कंप्यूटर को किसने बनाया, उस इंजीनियर का नाम। दूसरा, कब बनाया? ठीक है, तीसरा, इसका असली नाम क्या है? तो इस Z1 का जो है असली नाम क्या है? तो असली नाम तो वैसे नहीं पता होगा, मैं लिख देता हूं, V1 है इसका असली नाम। क्या है? V1 फॉर वर्सस मॉडल 1, V1 फॉर वर्सस मॉडल 1, ये इसका असली नाम है। इसको, इस मैकेनिकल कंप्यूटर को 1938 में बनाया था। किसने बनाया था? तो जर्मन सिविल इंजीनियर, है ना, जर्मन सिविल इंजीनियर, है ना, कॉनरेड जीन्स, कॉनरेड जीन्स ने बनाया था। जर्मन सिविल इंजीनियर, मैं भी सिविल इंजीनियर, ये भी सिविल इंजीनियर, इन्होंने बनाया था, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। 1938 में बिना प्रोग्रामिंग का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था किसने? कॉनरेड जीन्स ने। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, सिलिकॉन। अच्छा ये तो हो चुका है, सिलिकॉन से बनाई जाती है। एक बात बताओ, इस इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, इसको सिलिकॉन से तो बनाई जाती है। अगर ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में बना है, अगर ये
आईसी चिप जो है वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में बना है, एसएसआई में बना है, एसएसआई में बना है। तो इसमें लॉजिक गेट और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, बार बार रिपीट करेंगे तो टाइम हो जाएगा, ठीक है? नहीं अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ क्या? जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारा जाता है। डेट आने दो, कंप्यूटर को ऐसा पढ़ाएंगे कि 30 में से 30 तो नहीं बोल सकता क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट थोड़ी ना है, लेकिन 29-28 तो बन ही जाएंगे 30 में, चिंता मत करो, ठीक है? मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में लॉजिक गेट या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की संख्या कितनी होती है? तो 10 से कम होती है। कितनी होती है? 10 से कम। ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में है। अगर यहीं पर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन बोले तो 100 से कम होती है, और अगर यहीं पर बोलते लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एलएसआई बोलते तो 1000 से कम होती है लॉजिक गेट और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की संख्या। ये 3 चीजें याद रखेंगे, थोड़ा अंदर घुस के पढ़ते हैं तभी तो लगेगा कि हाँ हॉस्टल वार्डन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और जो आसान आसान क्वेश्चन है शिक्षक भर्ती वालों, ये आसान आसान क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है? तो ये सब आसान क्वेश्चन आप सभी के लिए है, और जो टफ क्वेश्चन है वो हॉस्टल वार्डन वालों के लिए, ठीक है? वैलिडिटी इंक्रीज करना है, देखो वैलिडिटी इंक्रीज करने के लिए एक ही व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे आपको क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। कॉल भी कर सकते हो पर समय की व्यस्तता रहती है तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और ये रहा आपका स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? बताएंगे? देखे जरा। मचूली और अकट? नहीं, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इन्होंने नहीं किया था। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़े हुए हैं कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मचूली और एकर्ट के द्वारा किया था। मैंने भी पढ़ाया, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ और भी पढ़ाया। ये पढ़ाया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार एटोनस ऑफ बेरी और क्लिफोर्ड बेरी ने किया था, जिसको एबीसी कहा जाता है, एटोनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, नॉट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। उसके पहले अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार ट्यूरिंग ने किया था। ट्यूरिंग भी बोलते हैं कई लोग, क्या किसने किया था? ट्यूरिंग ने। तो कुल मिला के ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ये सब तो हो ही नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं आंसर था। मैक्सिमम लोग साफ यहीं पे यही तो पढ़े ऐसा करके नहीं, 3 चीजें पढ़नी है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार ट्यूरिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार एटोनस ऑफ बेरी, एबीसी बोलते हैं, और प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर मसूली और एकर्ट, ठीक है? तो ये 3 चीजों को एक साथ याद रखना होता है, ठीक है? अब इतने दिन बाद आया हूं तो कुछ तो तगड़ा लेके आया हूंगा ना भाई, हैं? कैसे जी? और मचूली और एकट ने जो बनाया था इसी को आप एनईएक कहते हो। क्या कहते हो? एनईएक, प्रथम पूर्ण
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइए पूछ लेगा एग्जाम में, तो आंसर आपको NE1 लेना है। पिछले क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, पिछले क्लास में याद करो। ठीक, चलो फिर से एक बार बता दूं मैं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार ट्यूरिंग ने किया, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ABC एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर बोलते हैं, ABC ने किया, और प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मसूली या मोचले और एकर्ट ने किया, जिसका नाम था NE1। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? मतलब ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन हुआ, ऐसी कौन सी चीज पता चल गई जिससे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे या उस समय जो कंप्यूटर बनने लगे उसको हमने द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कहा? ऐसी कौन सी चीज थी? क्योंकि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, तो ये तो आंसर नहीं होगा जितने लोग बता रहे हो, ठीक है। तो दूसरी पीढ़ी में ऐसा क्या आ गया, ऐसा किस चीज का प्रयोग किया जाने लगा कि उसको दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहते हैं? क्योंकि निर्वात ट्यूब का मतलब पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, और दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर मतलब ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर मतलब ट्रांजिस्टर। वेरी गुड, जितने लोग सही आंसर दिए, ठीक है। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर मतलब ट्रांजिस्टर। और इलेक्ट्रॉनिक चिप जो होता है, इंटीग्रेटेड चिप, IC चिप, वो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाता है। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? कितना आसान क्वेश्चन। और माइक्रो प्रोसेसर, जब भी माइक्रो प्रोसेसर का मतलब समझते हो, पहले क्या होते थे, प्रोसेसर या बड़े बड़े होते थे, होता है, इसलिए कंप्यूटर भी घर इतना बड़ा बड़ा होता था, मतलब एक घर इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। लेकिन जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ ना, ये चिप इतना बड़ा बस, इसका आविष्कार हुआ ना, तभी आज हम लैपटॉप अपने हाथ में देख सकते हैं। मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से एक बड़े घर इतना बड़ा कंप्यूटर जो है इतना हो गया, जो अब हाथ में आ जाता है, लैपटॉप, ठीक है। और सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसका आविष्कार इंटेल 4004 का आ जाता है। इसका आविष्कार कब हुआ था बताइए? ये तो फिर आसान क्वेश्चन है। इसकी खोज कब हुई थी? मार्केट में तो इसको 1971 1971 में उतारा गया था। मार्केट में इसको 1971 मतलब 1971 में उतारा गया था। लेकिन ये बताना है आपको मेरे को कि आविष्कार कब किया गया था, बताइए कब आविष्कार किया गया था। और आम रूप से या पब्लिकली किस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ? पहला पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जो आम रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा, उसका नाम इंटेल 8080 था, ठीक है। उसका नाम क्या था? इंटेल 8080। अच्छा, इसका आविष्कार बता दो जी। अच्छा, मार्केट में 71 में आया, तो आविष्कार क्या 74 में होगा? वाह, कोई 76 बोल रहा है। मार्केट में जब 71 में आया तो सीधी सी बात है, खोज पहले हो गई होगी 1969। याद रखेंगे, इंटेल 4004 क्या है? एक चिप है, चिप माइक्रो प्रोसेसर। इसका आविष्कार 1969 में किया गया था, ठीक है। एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में इंटेल को कब सफलता मिली? एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में इंटेल को कब सफलता मिली? ठीक है, वो क्या है ना,
अब किसी बुक में कुछ दिया होगा, हो सकता है 1970 दिया हो उसका आंसर, लेकिन क्या एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था 1969 आंसर लिया गया था। तो मैं क्या एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूं, तो किसी बुक में कुछ भी दिया रहा है उससे हमको मतलब नहीं। प्रणाम, आओ आओ भाई आओ। तो आंसर बी गलत, ए सही। 1971 इस समय एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में सफलता इस समय हासिल हुई थी। ठीक है, ठीक है, चलो। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति क्या है? मतलब अभी के जो कंप्यूटर होते हैं, मॉडर्न सुपर कंप्यूटर है, इसकी हाईएस्ट स्पीड क्या है? बिल्कुल हाईएस्ट स्पीड की बात हो रही है, बताइए। 50, 25, 100, 75। अब आप अपने दिमाग से आंसर लीजिए। हाईएस्ट पूछ रहा है, सी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा इसमें जो आंसर दिख रहा है 100 गीगा फ्लॉप्स, 100 गीगा फ्लॉप पहुंच गया है मॉडर्न कंप्यूटर की स्पीड। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर में जितने प्रोसेसर लगे होते हैं, क्योंकि जान रहे हो सुपर कंप्यूटर बड़े होते हैं, घर इतने बड़े, उसका जितना भी प्रोसेसर लगे होते हैं सुपर कंप्यूटर में, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए स्पीड? स्पीड आपको नैनो सेकंड पर बाइट में बताना है। स्पीड आपको नैनो सेकंड पर बाइट में बताना है। नैनो सेकंड प्रति बाइट, इसमें बताना है सुपर कंप्यूटर की स्पीड, सॉरी सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड। तो ये होना चाहिए 0.25 नैनो सेकेंड पर बाइट। 0.25 नैनो सेकेंड पर बाइट। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अबेकस से अधिक कर सकता था? तो थोड़ा इतिहास में जाओगे तो कंप्यूटर के इतिहास में आपको पढ़ाया जाता है कि नेपियर बोन्स क्या था भाई। नेपियर्स बोन क्या था? तो नेपियर्स बोन जो है वो इसकी जो हड्डियां होती थी वो मैनुअली क्या करता था? कैलकुलेशन किया करता था। ठीक है, तो मैनुअली कैलकुलेशन किया करता था। तो अबेकस से क्या ये अधिक कर सकता था? तो अबेकस से ये अधिक काम क्या कर सकता था? तो इसकी हड्डियां, नेपियर्स बोन मतलब नेपियर्स की हड्डियां जो है वो अबेकस से जो अधिक कर सकती थी वो था जोड़ भाग। ठीक है, भाग एक्स्ट्रा कर सकता था। थोड़ा कंप्यूटर के इतिहास में जाएंगे, अभी जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अंदर चले जाओगे नहीं तो। थोड़ा बाहर रहो, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में अंदर घुसना ही है। सुपर कंप्यूटर के एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? सुपर कंप्यूटर की एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? 4 से 20 नैनो सेकेंड, 4 से 10 नैनो सेकेंड, 10 से 100 नैनो सेकेंड, या 2 से 8 नैनो सेकेंड? आंसर बताइए। 4 से 20 नैनो सेकंड। बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं, गलत। 4 से 20 नैनो सेकंड। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना बिट लंबा होता है? 64 बिट लंबा होता है इसका प्रत्येक वर्ड जो होता है। सुपर कंप्यूटर बेसिक साइकिल जो है 4 से 20 नैनो सेकंड की होती है, और प्रत्येक वर्ड जो है वो 64 बिट सेकंड का होता है। ठीक है, किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया? अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, ठीक है, प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र 1600
42 में इसका आविष्कार हुआ था, 1642, 1642, 1642। इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता था, इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता था। इतने आपको क्लू मिल गए, आप बता दो क्या है आंसर। ब्लेज पास्कल का पास्कल आइन, ब्लेज पास्कल के पास्कल आइन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। 1642 में इसका आविष्कार हुआ था। इसी को प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, बताइए, इतना आसान क्वेश्चन। मैकेनिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या उपयुक्त सभी। तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे भाई? डेली लगाते हैं ये क्लास, डेली आ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे से, ठीक है, थोड़ा सा वर्कलोड अभी ज्यादा चल रहा है इस कारण। और अभी अभी देखिए क्लास ले ही रहा था कि घर से हाई कमांड का फोन आ गया कि कहीं रिलेशन में कहीं शादी वादी है तो वहीं जाना है, ठीक है। तो घर से हाई कमांड का फोन आ गया है तो जाना तो पड़ेगा, ठीक। माता जी का फोन आ गया है तो मेरे को एंड करना पड़ेगा। वैसे मैं 50 क्वेश्चन लेके आया था आप लोगों के लिए, लेकिन हम लोग 20 पे ही एंड करेंगे, ठीक है। हाँ, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल, विद्युत और यांत्रिक मशीन कहा जाता है, ठीक है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे, कैसे हैं? प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले, बस लगाए और चालू किए, ठीक है। पहला पीढ़ी इलेक्ट्रोमैकेनिकल याद रखना है, पांचवी पीढ़ी मतलब अभी के कंप्यूटर प्लग एंड प्ले, ये याद रखना है, ठीक है। आज का क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, प्रथम पीढ़ी पढ़ लिया ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जाते जाते कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दूं, फोर्थ और फिफ्थ सबको लिख लो आप। पहला पीढ़ी तो लिख लिया इलेक्ट्रोमैकेनिकल, दूसरा लिख लीजिए आप मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि, मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि, ठीक है। तृतीय पीढ़ी, थर्ड में क्या हुआ, तो चाहे मॉनिटर हो, हार्डवेयर हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, माउस हो, अलग अलग बिक्री चालू हुआ तीसरी पीढ़ी से। पहले कंप्यूटर एक साथ लेना होता था, अब आप जाओगे ना तो माउस अलग खरीद सकते हो, अलग अलग बिक्री, कंपोनेंट्स का अलग अलग बिक्री, ये तीसरी पीढ़ी में चालू हुआ। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर मतलब एक साथ बहुत सारे मल्टीपल वर्क, है ना, मल्टीपल वर्क, कई कार्य करने की क्षमता इसमें हो गई। और ये प्लग एंड प्ले पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसी क्लास को कल आगे कंटिन्यू करूंगा, आप लोग जरूर मिलेंगे हम लोग सब रात को, जब घड़ी का सुई घूमेगा 9 बजे रात की ओर, कंप्यूटर क्लास कल मिलेगी आपको, ठीक है। तो आज मैं कंप्लीट नहीं करा पाया, मैं सोच के तो आया था कंप्लीट करा लूंगा करके, लेकिन समझ रहे हैं समय का जो अभाव है इस कारण नहीं हो पाया, लेकिन मैं जरूर आपको इसको कल कंप्लीट करा दूंगा। तो कल आप जो है टाइम पे बिल्कुल पहुंच जाइएगा 9 बजे, ठीक है, 9 बजे रात को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आपको बड़ा जल्दी है दुबे जी शादी करने का, मेरे जगह पे आप ही कर लो, ठीक है। सर का शादी करवाएंगे और नाचेंगे ऐसा। अब मेरा तो शादी मतलब मेरे को तो शादी करना नहीं है, पर आपको जरूर आपके मन में लड्डू फूट रहा होगा, हो सकता है जल्दी आपका शादी हो जाए, तो कर लो, है ना, उम्र भी हो रही होगी, कब तक तैयारी करते रहोगे। चलो चले, है ना। तो पढ़ने की वैसे कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन चलो मिलते हैं कल के क्लास में। गुड नाइट सबको।